नमस्कार। एक शब्द है नाइहिलिज्म। इसे सुनते ही मेरे दिमाग में हमेशा एक अंधेरी बारिश वाली रात की तस्वीर बनती है। हाँ। जहाँ कोई अकेला बैठा सोच रहा है कि सब बेकार है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये फिलॉसफी डिप्रेशन का ही दूसरा नाम हो। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही देखते हैं, एक तरह का वैचारिक ब्लैक होल जो सारी उम्मीदें और सारा मतलब निगल जाता है। बिल्कुल। तो आज इसी की चीरफाड़ करते हैं। क्या नाइहिलिज्म वाकई जीवन को अर्थहीन बताने वाला एक निराशाजनक विचार है, या कुछ और है? या फिर इस अंधेरे के पीछे आजादी की कोई रोशनी छिपी है? क्या ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी बेकार है, या ये हमें वो चाबी देता है जिससे हम अपनी जिंदगी का ताला खुद खोल सके? आज हमारा मिशन यही है। हम नाइहिलिज्म को एक भूत की तरह देखने के बजाय एक टूल की तरह समझने की कोशिश करेंगे। एक टूल? ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर ये जो कहता है वो हमें डराता क्यों है, और वही बात हमें आजाद कैसे कर सकती है। अच्छा। इसे एक अंधेरी सुरंग नहीं बल्कि एक खाली कैनवस की तरह देखिए। सवाल ये नहीं है कि कैनवस पर कुछ क्यों नहीं है, सवाल ये है कि अब आप इस पर क्या बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। वाह, खाली कैनवस, ये सुनने में ही एक अलग एहसास दे रहा है। तो चलिए इस कैनवस को समझने की शुरुआत करते हैं। जरूर। अगर किसी को बहुत ही सरल भाषा में समझाना हो तो नाइहिलिज्म का असली फंडा क्या है? अगर इसके कोर आइडिया पर आएं तो 3 बातें समझनी जरूरी हैं। ठीक है। पहली, जीवन का कोई इनहेरेंट यानी पहले से तय ऊपर से भेजा हुआ कोई मतलब या मकसद नहीं होता। कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल। दूसरी, ब्रह्मांड के पैमाने पर जिसे हम सही या गलत कहते हैं वैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। ओके। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमारे जितने भी मूल्य हैं, हमारी नैतिकता, सफलता असफलता के पैमाने, ये सब इंसानों के बनाए हुए सामाजिक नियम हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। एक मिनट, अगर ये मान लें कि सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ इंसानों ने ही बनाया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में किसी भी तरह का केओस यानी अराजकता फैल सकती है। कोई किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये कहकर के मेरी नजर में तो ये गलत है ही नहीं। सही। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो पहली दीवार है जिससे ज्यादातर लोग टकरा कर वापस लौट जाते हैं। अच्छा। देखिए, नाइहिलिज्म ये नहीं कहता कि आपको एम्पैथी या हमदर्दी महसूस नहीं करनी चाहिए। वो ये भी नहीं कहता कि समाज को चलाने के लिए कानून मत बनाओ। वो सिर्फ ये याद दिलाता है कि ये कानून और ये नैतिकता कॉस्मिक सच नहीं है बल्कि सामाजिक समझौते हैं। सामाजिक समझौते। हाँ, हमने मिलकर तय किया है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना गलत है ताकि हम सब एक साथ रह सकें। ये समझ हमें अराजक नहीं बनाती बल्कि हमें ये ताकत देती है कि हम नियमों को बदल सकें। हाँ, कि हम अपने बनाए नियमों को वक्त के साथ बेहतर बना सकें, उन्हें बदल सकें। समझ गए। मतलब ये नहीं कि नियम तोड़ दो, बल्कि ये समझो कि नियम बनाए किसने और क्यों है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। मुझे लगता है ये कोई एक सीधा साधा विचार नहीं होगा, इसके भी अलग अलग फ्लेवर या प्रकार होते होंगे। बिल्कुल। नाइहिलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके नीचे कई तरह के विचार आते हैं। आज हम 3 सबसे जरूरी प्रकारों पर बात करेंगे जो इसके अलग अलग डायमेंशन दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला है मॉरल नाइहिलिज्म। मॉरल यानी नैतिकता से जुड़ा हुआ। हाँ, ये वही बात कहता है जिसे लेकर आपने अभी चिंता जताई। इसका मानना है कि सार्वभौमिक नैतिक नियम जैसी कोई चीज नहीं होती। सही और गलत पूरी तरह से हमारे समाज, हमारे संस्कृति और हमारे हालात पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ चीजें तो हर जगह गलत ही मानी जाती हैं, जैसे किसी बेगुनाह को मारना। क्या ये मॉरल नाइहिलिज्म के खिलाफ नहीं जाता? नहीं, ये उसके खिलाफ नहीं जाता, बल्कि इसे और गहराई से समझाता है। कैसे? जरा सोचिए, हम कहते हैं कि बेगुनाह को मारना गलत है, लेकिन सदियों तक युद्ध में सैनिकों का एक दूसरे को मारना देशभक्ति और बहादुरी माना जाता रहा है। बात तो सही है। एक ही काम, जान लेना, लेकिन संदर्भ बदलते ही उसका नैतिक मतलब पूरी तरह बदल गया। अच्छा। मॉरल नाइहिलिज्म यही कहता है कि नैतिकता कोई आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है, ये इंसानों द्वारा लिखा गया एक नियम संग्रह है जो लगातार एडिट होता रहता है। ओके, ये बात समझ में आई। मतलब नैतिकता तय नहीं है, वो बदलती रहती है। सही। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, जीवन का अर्थ। हाँ, दूसरा है एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म। ये सबसे मशहूर और सबसे डरावना लगने वाला रूप है। ये कहता है कि जीवन का कोई पहले से तयशुदा अर्थ या उद्देश्य नहीं है। हम किसी खास मिशन के साथ इस दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। हम बस यहाँ हैं, एक बायोलॉजिकल घटना का नतीजा,
ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में ही बहुत खालीपन महसूस कराता है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी, हमारे संघर्ष, हमारी खुशियाँ सब यूं ही है। इस ख्याल से कोई कैसे डील करे? इसी खालीपन में ही तो असली जादू छिपा है। सोचिए, अगर आपको एक बनी बनाई स्क्रिप्ट दे दी जाती और कहा जाता कि बस यही रोल निभाना है, तो क्या वो असली आजादी होती? नहीं, वो तो एक तरह की कैद होती। तो एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कहता है कि कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, स्टेज आपका है, कहानी आपको खुद लिखनी है। मतलब अर्थ हमें बनाना है। आपका अर्थ आपके प्यार में, आपके काम में, आपके रिश्तों में, आपके जुनून में छिपा है, जिसे आप खुद चुनते हैं। अर्थ मिलता नहीं है, बनाया जाता है। और तीसरा प्रकार, मुझे लगता है वो हमें इस तस्वीर को और बड़े पैमाने पर दिखाएगा। बिल्कुल। तीसरा है कॉस्मिक नाइलिज्म। कॉस्मिक, ये एक तरह का वैज्ञानिक नजरिया है। ये कहता है कि इस अरबों खरबों आकाशगंगाओं वाले ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण जैसी है। उस कण पर मौजूद हम इंसानों का अस्तित्व, हमारी सभ्यता, हमारे पिरामिड, हमारी कविताएं, ब्रह्मांडीय पैमाने पर इनका कोई महत्व नहीं है। जीरो, लगभग जीरो। अगर कल इंसान गायब हो जाए तो ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कार्ल सेगन की पेल ब्लू डॉट वाली बात हो गई। बिल्कुल वही। ये सुनकर तो सच में लगता है कि हम कितने मामूली हैं। इससे तो किसी भी इंसान का मोटिवेशन खत्म हो सकता है कि जब कुछ मैटर ही नहीं करता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? या इसका उल्टा भी हो सकता है। सोचिए, अगर ब्रह्मांडीय पैमाने पर कुछ भी मैटर नहीं करता तो आपकी छोटी छोटी असफलताएं, लोगों की आपके बारे में राय, आपका सामाजिक दबाव, ये सब कितना कम मैटर करता है। एग्जैक्टली। ये एहसास आपको बोझ से मुक्त कर सकता है। ये कहता है कि जिंदगी का कोई कॉस्मिक ड्रामा नहीं चल रहा है जिसमें आपको एक बड़ा रोल निभाना है। ये बस आपका शो है। इसे एंजॉय कीजिए। हाँ। वाह, मतलब एक ही विचार को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या कोई आसान सा उदाहरण है? आपने शुरू में खाली कैनवस कहा था और मेरे दिमाग में खाली नोटबुक का आइडिया आ रहा है। खाली नोटबुक का उदाहरण इसके लिए परफेक्ट है। चलिए इसे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कल्पना कीजिए कि हर इंसान को जन्म के समय एक बिल्कुल खाली नोटबुक मिलती है। एकदम खाली। कुछ धर्म और परंपराएं कहती हैं कि इस नोटबुक के पहले पन्ने पर भगवान ने कुछ नियम लिख दिए हैं और आपको पूरी जिंदगी उन्हीं के हिसाब से बितानी है। सही। फिर समाज आता है और कहता है नहीं नहीं, इस नोटबुक में अच्छी नौकरी, बड़ा घर, शादी, बच्चे, इन सब के चैप्टर होने ही चाहिए, वरना तुम्हारी कहानी अधूरी मानी जाएगी। और परिवार वाले, रिश्तेदार, हाँ, वो आपको बताते हैं कि हर पन्ने पर क्या लिखना सही है और क्या गलत। और नाइलिज्म इस पूरी सिचुएशन में आकर क्या कहता है? नाइलिज्म उस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, सुनो, ये नोटबुक सच में बिल्कुल खाली थे। इस पर जो कुछ भी लिखा गया है या लिखा जाएगा वो किसी की पसंद है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और सबसे जरूरी बात, पेन तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल। मॉरल नाइलिज्म कहता है कि रूल बुक पहले से नहीं लिखी थी। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कहता है कि कहानी का अंत भी पहले से तय नहीं है। और कॉस्मिक नाइलिज्म? और कॉस्मिक नाइलिज्म याद दिलाता है कि ये नोटबुक इतनी छोटी है कि इस पर कुछ गलत लिख भी दिया तो ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखने से डरो मत। पेन तुम्हारे हाथ में है। ये लाइन जितनी ताकतवर है उतनी डरावनी भी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पहले से तय रास्ता नहीं है तो इंसान भटक भी तो सकता है। क्या यही वो पॉइंट है जहाँ से नाइलिज्म के दो रास्ते निकलते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। खाली पेज देखकर कुछ लोग उत्साहित होते हैं और कुछ लोग घबरा जाते हैं। यहीं से नाइलिज्म के दो चेहरे सामने आते हैं। तो नकारात्मक रास्ता क्या है? वो कैसा दिखता है? नकारात्मक नाइलिज्म या पैसिव नाइलिज्म ये तब होता है जब कोई इंसान जीवन का कोई अर्थ नहीं है वाली लाइन पर आकर फुल स्टॉप लगा देता है। बस वहीं रुक जाता है। हाँ, वो उस खालीपन में ही अटक जाता है। उसे लगता है कि जब कुछ भी मायने नहीं रखता तो कोशिश करने का क्या फायदा, रिश्ते बनाने का क्या फायदा, सपने देखने का क्या फायदा। हाँ, ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है जहाँ हर चीज व्यर्थ लगने लगती है। और सकारात्मक नाइलिज्म इस जाल से कैसे बाहर निकालता है? सकारात्मक नाइलिज्म या एक्टिव नाइलिज्म उस फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देता है। अच्छा। वो कहता है जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं अपना अर्थ बनाने के लिए पूरी तरह से आजाद हूँ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। ये हम पर से समाज की, परिवार की और यहाँ तक के खुद की बनाई हुई झूठी उम्मीदों का बोझ हटा देता है। ये कहता है कि जब कोई रेस है ही नहीं तो हारने का डर कैसा, आप बस अपनी मर्जी से दौड़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी देता है, पर साथ में बेहिसाब आजादी भी। इस पूरी बातचीत में एक दार्शनिक का नाम बार बार दिमाग में आ रहा है, जिन्हें अक्सर निहिलिज्म का पोस्टर बॉय माना जाता है, फ्रेडरिक नीत्शे।
लेकिन लगता है लोग उन्हें बहुत गलत समझते हैं। बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। नीचे नाइलिज्म के जनक नहीं थे, बल्कि वो एक डॉक्टर की तरह थे जिन्होंने 19वीं सदी के यूरोप में नाइलिज्म को एक आने वाली महामारी के रूप में पहचाना था। एक डॉक्टर की तरह? हाँ, उन्होंने कहा था कि ईश्वर मर चुका है, जिसका मतलब था कि धर्म और परंपरा जैसे पुराने मूल्य जो समाज को अर्थ देते थे अब अपनी पकड़ खो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि समाज के हाथ से वो पहले से लिखी हुई नोटबुक छीनी जा रही है और अब वो खालीपन का सामना करने वाले हैं। एग्जैक्टली। नीत्शे ने इस खालीपन से पैदा होने वाले खतरे को पहचाना। उन्होंने देखा कि इस खालीपन को अगर भरा नहीं गया तो लोग नकारात्मक नाइलिज्म में डूब जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि समाधान भी पेश किया। और वो समाधान था उबरमेंश का आइडिया। हाँ, उबरमेंश या सुपरमैन, लेकिन ये कोई उड़ने वाला सुपर हीरो नहीं है। नहीं। नीचे का उबरमेंश वो इंसान है जो इस खालीपन को एक मौके की तरह देखता है। वो समाज के दिए हुए पुराने घिसे पिटे मूल्यों को किनारे रखकर अपने लिए नए मूल्य खुद बनाता है। वो अपनी रूल बुक खुद लिखता है। वो अपनी जिंदगी का अर्थ किसी बाहरी ताकत से नहीं मांगता, बल्कि उसे खुद तराशता है। इसलिए नीत्शे के लिए नाइलिज्म एक चुनौती थी, एक पुल था जिसे पार करके इंसान को उबरमेंश तक पहुंचना था। ठीक है, ये फिलॉसफी दिमाग को खोलने वाली है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारी बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन कल सुबह जब मेरा अलार्म बजेगा और मुझे काम पर जाना होगा, तो ये फिलॉसफी मेरी असल जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी? ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जैसे? सबसे पहला और बड़ा बदलाव आता है डर में कमी। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गई तो क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? ये सारे सवाल जो हमें परेशान करते हैं। हाँ, ये सारे डर इस समझ से कम हो जाते हैं कि सफलता, असफलता, सही गलत, ये सब इंसानों के बनाए गए खेल के नियम है, कोई ब्रह्मांडीय सत्य नहीं। मतलब सामाजिक दबाव की हवा निकल जाती है काफी हद तक। और इसी से जुड़ा है दूसरा फायदा, असीम स्वतंत्रता का एहसास, आजादी। हाँ, जब आपको पता चलता है कि कोई कॉस्मिक रूल बुक नहीं है, तो आप अपनी रूल बुक लिखने के लिए आजाद हो जाते हैं। ये आपको वो हिम्मत देता है कि आप एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक पॉटर बन सके। समाज की नजर में शायद ये गलत फैसला हो, लेकिन आपकी नोटबुक में या आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो सकता है। आज हम जो ग्रेट रेजिग्नेशन या क्वाइट क्विटिंग जैसे ट्रेंड्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे यही भावना है, अपनी कहानी खुद लिखने की चाह। बिल्कुल। लेकिन इस आजादी के साथ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती होगी। बिल्कुल, ये तीसरा और सबसे मुश्किल पॉइंट है, पूर्ण जिम्मेदारी। मतलब? अगर पेन आपके हाथ में है तो कहानी अच्छी हो या बुरी, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप अपनी नाखुशी के लिए किसी भगवान को, किस्मत को या समाज को दोष नहीं दे सकते। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है हमेशा। आपको अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालना पड़ता है। और दूसरों से तुलना करने की जो हमारी आदत है, उसका क्या? इंस्टाग्राम पर सबकी परफेक्ट जिंदगी देखकर जो जलन होती है, नाइलिज्म उसका भी एक बेहतरीन इलाज है। यह है चौथा फायदा, तुलना का अंत। वो कैसे? जब आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपने अलग नोटबुक लिख रहा है और किसी की नोटबुक दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है, बस अलग है, तो तुलना करना बेमानी लगने लगता है। कोई अपनी नोटबुक में ट्रैवल की तस्वीरें लगा रहा है, कोई परिवार की। सवाल ये नहीं है कि उनकी नोटबुक कैसी है, सवाल ये है कि आप अपनी नोटबुक के अगले पन्ने पर क्या लिखना चाहते हैं। तो कुल मिलाके अगर मैं इस पूरी बातचीत का सार निकालूं, तो नाइलिज्म कोई अंधेरी सुरंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। बिल्कुल सही कहा। ये एक मौका है अपने दिमाग से उस सारे कचरे को साफ करने का जो समाज और दूसरों ने सालों से उसमें भरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी प्री डिटर्मिन्ड कहानी के किरदार नहीं, बल्कि अपनी कहानी के लेखक हैं। सही। हम आजाद हैं, हम जिम्मेदार हैं, और हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी का डिजाइन दे सकते हैं। आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। जिंदगी एक खाली नोटबुक है और पेन आपके हाथ में। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हम सबने मान लिया कि पेन हमारे हाथ में है, लेकिन सोचिए अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को ये बताते हुए गुजारी हो कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, तो उस इंसान के लिए जानना कितना मुश्किल होगा कि उसकी अपनी हैंडराइटिंग कैसी है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप पहला शब्द क्या लिखेंगे, सवाल ये भी है कि बरसों के बाद अपनी असली लिखावट को आप पहचानेंगे कैसे।